हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम स्टार्ट कर चुके हैं, आपको पता है जैसे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 11th। ठीक है, हमने इसके 9 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। आज का 10वां लेक्चर है। हमने बहुत सारे टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप अच्छे से वीडियो देख रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से हमारा चैलेंज ये है कि हम एवरी डे चैप्टर्स, जो ये चैप्टर्स हमने स्टार्ट किया है इसको ख़त्म करना है। एवरी डे हम वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो आपको मेरे तरफ से एवरी डे आपको लेक्चर के वीडियो मिलते रहेंगे। बस यही होप से कि आप अपनी पढ़ाई में थोड़ी भी कमी मत रखिए। ठीक है, बाकी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो मेहनत आपको भी करना है। अगर अभी आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है @Dr. Biotex। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियस कंप्लीट किया था और राइबोसोम्स कंप्लीट किए थे। तो न्यूक्लियस का मैंने डायग्राम बताया था, न्यूक्लियस के बारे में बहुत कुछ मैंने बताया। अब न्यूक्लियस के आगे कुछ चलते हैं, जैसे कि न्यूक्लियोलस। राइट, तो आपको पता है कि न्यूक्लियोलस क्या होता है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। लेकिन ये न्यूक्लियोलस है क्या? एक्चुअली जो डीएनए होता है, डीएनए अगर कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो जिस जगह पे वो कंडेंस फॉर्म में है, क्रोमोसोम फॉर्म में है, उसी जगह को हमने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियोलस। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोलस में आपको डीएनए दिखाई देगा। राइट, तो डीएनए तो है, पूरे न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए है। राइट, या तो वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में होगा या तो क्रोमेटिन के फॉर्म में होगा। क्रोमोसोम्स के फॉर्म में होगा मतलब वो कंडेंस फॉर्म में होगा, या क्रोमेटिन के फॉर्म में होगा तो मतलब वो डीकंडेंस फॉर्म में होगा। राइट, तो न्यूक्लियोलस क्या है? डीएनए होता है। और आपको पता है कि न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन लेस है, यानी न्यूक्लियोलस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, जैसे कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूक्लियोलस में किसका फॉर्म हो रहा है? राइबोसोमल आरएनए का। किसका फॉर्मेशन होता है? राइबोसोमल आरएनए का। राइबोसोमल आरएनए। इतना समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि साइटोप्लाज्म में कोई प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ। राइट, कि कोई प्रोटीन है साइटोप्लाज्म में। आपको पता है कि बहुत सारे प्रोटीन्स आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें से कुछ प्रोटीन्स साइटोप्लाज्म से आ जाते हैं कहाँ पे? न्यूक्लियस में। ठीक है, तो न्यूक्लियस में आने के बाद वो किससे मिल जाते हैं? राइबोसोमल आरएनए से। जब प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए मिलेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? राइबोसोम्स का। किसका? राइबोसोम्स का। अब वो जो राइबोसोम्स होता है वो न्यूक्लियस से निकल के कहाँ पे आ जाता है? साइटोप्लाज्म में। राइट, तो अब यहाँ पे तो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स आ गए। ठीक है, अब क्या होता है कि डीएनए से क्या फॉर्म होता है? एमआरएनए। कहाँ पे? न्यूक्लियस में। उसी एमआरएनए का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कि वो एमआरएनए न्यूक्लियोपोर। आपको पता है कि न्यूक्लियस पोर क्या होता है? वो स्पेस जहाँ पे दो एंड पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाते हैं, जहाँ पे बाई डायरेक्शनल वे होता है कि प्रोटीन जा भी सकता है, प्रोटीन आ भी सकता है। तो जो एमआरएनए है वो उसी न्यूक्लियर पोर से निकलते हुए साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, और साइटोप्लाज्म में एमआरएनए और राइबोसोम्स मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन की सिंथेसिस। ठीक है, तो इससे ये हमें पता चलता है कि सेल में अगर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है तो उसमें लार्ज अमाउंट में या ह्यूमरस अमाउंट में आपको न्यूक्लियोलस प्रेजेंट दिखाई देगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस के बिना राइबोसोमल आरएनए मिलेगा नहीं, तो प्रोटीन बाइंड करके राइबोसोम्स बनेगा कैसे? राइबोसोम्स तो प्रोटीन के लिए चाहिए ही। ठीक है, तो जहाँ पे अगर सेल इन्वॉल्व है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए तो वहाँ पे लार्जर एंड ह्यूमरस अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट दिखाई देंगे। ठीक है, और दूसरी बात कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस के अंदर वाला साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है, जैसे कि सेल में साइटोप्लाज्म वैसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस के कंटेंट में कोई भी सेपरेशन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोलस को तो मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो जब वो मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस के कंटेंट में सेपरेशन कैसे दिखाई देगा? राइट, तो वही लिखते हैं हम। जैसे कि प्रोटीन है, सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, वो कहाँ से कहाँ आ गया? साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आ गया। कहाँ पे? न्यूक्लियस में। अब वो किससे मिल गया? राइबोसोमल आरएनए से।
बाइंड हो गया तो वैसे ही क्या बन जाएगा, राइबोसोम बन जाएगा। अब यही राइबोसोम्स कहाँ पे आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। और कहाँ से आएंगे इसके बारे में तो आपको पता है कि ये न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब इसी के साथ में आपको पता है कि ये जो डीएनए है न्यूक्लियस में ही क्या बनेगा, एमआरएनए। ठीक है, अब ये एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा बच्चों कि आपको एमसीक्यू में क्या पूछ सकता है कि राइबोसोम्स का फॉर्मेशन या फिर एमआरएनए का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। आपको ऑप्शन बहुत सारे दे देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर या फिर पेरीन्यूक्लियर स्पेस या फिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, राइबोसोम्स एमआरएनए दोनों भी न्यूक्लियस में बनेंगे। कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब ये दोनों चले जाएंगे साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में दोनों मिलेंगे, बाइंड करेंगे। एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स होंगे जिसे हम पॉलीराइबोसोम्स बोलेंगे और वो ऐसे बहुत सारे मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। तो प्रोटीन कहाँ पे बन रहा है, साइटोप्लाज्म में। अब इसी की बात करें हम कि प्रोकैरियोटिक सेल्स को ले लें। ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम देखेंगे कि जो राइबोसोम्स का या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस है, राइबोसोम्स का सिंथेसिस है, वो सब कुछ कहाँ पे बनेगा, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में सब कुछ साइटोप्लाज्म में होता है। क्यों, रीज़न आ सकता है, एसेक्शन रीजन में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि उनके जो न्यूक्लियस होते हैं उनके आजू बाजू कोई भी बाउंड्री नहीं होती, यानी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। जब प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन नहीं होंगे तो जितना भी सब कुछ वहाँ पे राइबोसोम्स या फिर वहाँ पे प्रोटीन सब कुछ कोई भी सिंथेसिस वो कहाँ पे होगा, फाइनली डेफिनेटली कहाँ पे होना है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में। तो आपको ध्यान से एमसीक्यू पे टिक करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम लिख सकते हैं कि नो सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म एंड कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये भी मैंने बताया। अब और क्या मैंने बताया कि सेल अगर इन्वॉल्व हो रही है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो उसमें लार्जर अमाउंट में या फिर ह्यूमरस अमाउंट में क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोमल आरएनए है या फिर राइबोसोम्स का फॉर्मेशन है या फिर प्रोटीन बनेगा, जो भी प्रोटीन की सिंथेसिस है वो सब कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और यूकैरियोट में राइबोसोम्स एमआरएनए बनेंगे न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पे होंगे, न्यूक्लियस में। याद रखना, राइबोसोम्स भी कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में। ठीक है, ये दोनों भी कहाँ पे होंगे, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियोलस में आपको डीएनए दिखाई देगा, न्यूक्लियोलस में आपको आरएनए भी दिखाई देंगे, न्यूक्लियोलस में कुछ आयंस दिखाई देंगे, न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन होगा। कौन कौन से मैंने बताया था, 5.8, 28 और 18 एसआरएनए। ठीक है, अब एक ये है कि 5 एसआरएनए कहाँ पे बनता है। ठीक है, वो भी एक जानना ज़रूरी है। तो आप न्यूक्लियोलस के पॉइंट में लिख सकते हो 5.8, 28 और 18 एसआरएनए, ये सब कहाँ से बनेंगे, न्यूक्लियोलस से बनेंगे। अब बचा एक अपना 5 एसआरएनए, वो हम क्रोमोसोम से स्टार्ट करते हैं, उसमें बताएंगे वो कहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए पूरे न्यूक्लियोलस के। न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेनलेस। ठीक है, न्यूक्लियोलस में कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अब आसपास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, वो राइबोसोम्स का फॉर्मेशन कर रहे विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं। राइट, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस के कंटेंट में कोई भी सेपरेशन नहीं होता। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोलस। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम्स।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्रोमोसोम। इसके बाद हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजिला भी बचा है, वो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्रोमोसोम। ध्यान से देखना बच्चों, इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये है क्रोमोसोम्स, और इस क्रोमोसोम्स में अंदर प्रेजेंट होते हैं डबल स्ट्रैंडेड लीनियर फॉर्म में डीएनए। क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए, ठीक है। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स का मतलब क्या हो गया कि जो डीएनए है वो कंडेंस फॉर्म में होगा, ठीक है, पैकेजिंग फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स है। अब क्रोमोसोम्स में ये जो आप ऊपर के दो हिस्से देख रहे हैं उसे हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड, ठीक है। अभी देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये ठीक है, ये क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड, ठीक है। अभी ऐसा ये दो बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये दो क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है। अब अगर मैंने ऐसा बना दिया, इसमें कितने क्रोमेटिड? दो क्रोमेटिड। तो अब इस क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हो गए? दो क्रोमेटिड, ठीक है। ये एक क्रोमेटिड, ये दो क्रोमेटिड, ठीक है। तो ये क्रोमेटिड है। अब यहाँ पे देखेंगे आप बीच में, जिसे हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, और इस सेंट्रोमियर जगह पे क्या होता है कि जब पैकेजिंग होता है, डीएनए कंडेंस फॉर्म में होता है, तो उस जगह पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब ऐसे दब जाता है, ठीक है, दब जाता है। तो उस दबे हुए हिस्से को हमने सेंट्रोमियर बोला या फिर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोला। क्या बोला? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो उस दबे हुए हिस्से को हमने क्या बोला? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर सेंट्रोमियर। समझ में आ गया? जैसे कि पूरा पैकेजिंग फॉर्म में प्रेजेंट है डीएनए, और वहाँ पे बीच में कहीं पे ये ऐसे दब गए, तो ऐसे दबे हुए स्ट्रक्चर को, ये दबा हुआ जो स्ट्रक्चर है या दबा हुआ जो जगह है, उसी को हमने सेंट्रोमियर बोला, उसी को हमने प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोला, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो सेंट्रोमियर होता है, यहाँ पे ही ऐसे एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक, जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, ठीक है। कैसा होता है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका क्या हेल्प होता है कि ये यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर निकलता है। क्या निकलता है? स्पिंडल फाइबर। क्या निकलता है? स्पिंडल फाइबर। तो इसी स्पिंडल फाइबर को अटैचमेंट करने के लिए हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर है, इसको अटैचमेंट, यानी ये जो स्पिंडल फाइबर है, इसका अटैचमेंट साइट क्या हो गया? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर किससे बना है? प्रोटीन से बना हुआ है। तो काइनेटोकोर का फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ, ठीक है, प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, यानी स्पिंडल फाइबर वहाँ पे जाके अटैच करता है। तो स्पिंडल फाइबर अटैच करता है। स्पिंडल फाइबर किससे बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं? हम जब सीलिया फ्लैजिला पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। ये स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर से जाके अटैच होता है। तो काइनेटोकोर का फंक्शन क्या हो गया कि प्रोवाइड अटैचमेंट साइट ऑफ स्पिंडल फाइबर, प्रोवाइड अटैचमेंट साइट ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये क्रोमोसोम्स है। ये जो ऊपर के हैं, ये एक क्रोमेटिड्स, ये दो क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो इस क्रोमोसोम में टोटल दो क्रोमेटिड्स है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको डीएनए दिखाई देगा, जो कि लीनियर और डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो कि एकदम कंडेंस होता है,
ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स हो गए, ये सेंट्रोमियर हो गया, ये क्रोमेटिड्स हो गए, ये काइनेटोकोर हो गया, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट होता है, राइट। अभी ये हो गया सेंट्रोमियर, ये हमने एक क्रोमेटिड्स के दो आर्म है ना, एक छोटा है और एक बड़ा है, समझे। तो ये हो गया लॉन्ग आर्म, तो एक ही क्रोमेटिड से कितना है, एक क्रोमेटिड है, इसको हमने बोला लॉन्ग आर्म, इसी को हम क्यू आर्म भी बोलेंगे, और ये हो जाएगा शॉर्ट आर्म, और इसी को हम पी आर्म बोलते हैं, ठीक है। तो जब आपको क्रोमेटिड्स में दो अनइक्वल साइज ऑफ आर्म दिखाई देंगे या फिर क्रोमेटिड दिखाई देंगे, तो बड़े वाले को हमने क्यू आर्म बोला और छोटे वाले को हमने पी आर्म बोला, ठीक है। तो ये क्रोमेटिड्स में ये दोनों आर्म होते हैं। अगर ये दोनों सेम साइज़ के हैं तो दोनों ठीक है, कोई बात नहीं, सेम साइज़ के। अगर एक बड़ा एक छोटा हो गया तो एक बड़े को हमने क्यू आर्म बोल दिया या लॉन्ग आर्म बोल दिया, अगर वो छोटा है तो उसे हम शॉर्ट आर्म बोल देंगे। तो क्रोमेटिड्स में इन दोनों को हम आर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉडी में ये दोनों हैं, इन्हें हम हाथ बोला, ठीक है, वैसे ही वहाँ पे उनको हम क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि इस सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे ये क्रोमोसोम्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखें इसके कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे ये क्रोमोसोम्स कितने टाइप के हो गए, 4 टाइप्स के। कितने, 4। अब लिखते हैं वो 4 टाइप्स। पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये क्रोमेटिड्स है, ये क्रोमेटिड्स है, और ये जो सेंट्रोमियर है इसके पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और ये दोनों आर्म हो गए, मालूम है ना, क्रोमेटिड्स में ये क्या प्रेजेंट होते हैं, आर्म होते हैं, ठीक है। तो हम पॉइंट डालेंगे फर्स्ट कि सेंट्रोमियर, इसमें आप देखेंगे कि सेंट्रोमियर सेंट्रल में है या फिर मिडल में, ठीक है। और ये जो आर्म है वो इक्वली डिवाइडेड है, इक्वली डिवाइडेड, ठीक है। अब इक्वली डिवाइडेड है तो इसे हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक, ठीक है। और ये कैसा होता है, वी शेप, कैसा होता है, वी शेप। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, लाइक ऐसे ऐसे, ठीक है। वी शेप का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको वी शेप में समझ में आए कि ये वी शेप कैसे है, ठीक है। देखो मैं डायग्राम चेंज कर देता हूँ, देखो ठीक है, वी शेप हो गया। ठीक है, अब ठीक है वी शेप। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेंट्रोमियर सेंट्रल में है, मिडल में है, जिसके वजह से ये दोनों आर्म इक्वली डिवाइडेड है, इसको हमने मेटासेंट्रिक बोला, और ये वी शेप का दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे कि जो सेंट्रोमियर है वो स्लाइटली अवे गया है, ठीक है, मूव स्लाइटली अवे फ्रॉम दी मिडल, ठीक है। मिडल से वो थोड़ा सा अवे गया है, जिसके वजह से इसमें जो दोनों आर्म हैं वो अनइक्वल है, बोथ आर अनइक्वल, राइट। इसे हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। और ये कौन से शेप का दिखाई देता है, जे शेप, एल शेप का दिखाई देता है,
एल शेप, है ना, ऐसे एल शेप। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम थर्ड। अब ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है कि ये जो सेंट्रोमियर है वो एकदम एंड पे चला गया है। ठीक है, तो सेंट्रोमियर मूव क्लोज टू वन एंड, क्लोज टू वन एंड, यानी ये जो सेंट्रोमियर है वो एकदम ही एक तरफ चला गया। जैसे कि देखो अभी ये दोनों थे इक्वली, हमने बोल दिया मेटासेंट्रिक, राइट, मेटासेंट्रिक। अब ये जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा नीचे आ गया, अब ये दोनों आर्म अनइक्वल हो गया। मैं जो ये जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा स्लाइटली अवे चला गया, जिसे हमने बोल दिया सब मेटासेंट्रिक। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या होता है कि जो ये वाला जो पोजीशन है इसे हम सेंट्रोमियर समझेंगे। ठीक है, तो सेंट्रोमियर पहले बीच में था, थोड़ा सा आगे आया, अब एकदम ही एक तरफ के एंड पे चला गया, राइट। तो ये एकदम छोटा हो गया है, ये एकदम बड़ा हो गया है, तो हम इससे बोल देंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, तो ये एकदम टर्मिनल पे यानी सब टर्मिनल पे गया है। टर्मिनल मतलब एंड, सब टर्मिनल मतलब थोड़ा सा एंड, यानी उस एंड से थोड़ा पहले, जिसे हम बोलेंगे सब टर्मिनल। ये होता है आई शेप, आई नहीं जे शेप। इतना समझ में आ गया। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक ही आर्म आपको दिखाई देगा क्रोमेटिड के, दूसरा आर्म तो गायब ही है। इसका मतलब ये जो है प्रेजेंट, जो सेंट्रोमियर है वो एकदम प्रेजेंट टिप ऑफ द क्रोमेटिड्स, टिप ऑफ द क्रोमेटिड्स, यानी उस क्रोमेटिड के एकदम टिप पे जाके ये सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। ठीक है, एकदम टर्मिनल पे चला गया, इसकी पोजीशन कहाँ हो गई है, टर्मिनल पे चला गया, मूव टू टर्मिनल साइड। ठीक है, इसे हम बोलते हैं टेलोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे, टेलोसेंट्रिक। ये कैसा शेप का होता है, आई शेप। ये टेलोसेंट्रिक, ये सब टर्मिनल पे गया हुआ है तो एक्रोसेंट्रिक, और ये थोड़ा सा स्लाइटली अवे मूव हुआ है तो सब मेटासेंट्रिक, और बोथ आर्म आर इक्वल, देन वी कॉल्ड मेटासेंट्रिक। ठीक है, ये हो गया उनके शेप। समझ में आ गया। देखो वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर दोनों आर्म इक्वल हैं, दोनों आर्म क्रोमेटिड के इक्वल हैं, दे आर इक्वली डिवाइडेड, देन वी कॉल मेटासेंट्रिक। ये वी शेप के होते हैं। अब यहाँ का जो सेंट्रोमियर है वो यहाँ पे आ गया है, तो आप देखेंगे दोनों आर्म अनइक्वल है, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे चला गया है। ठीक है, तो ये कैसा शेप का होगा, एल शेप। कैसा, एल शेप। अब थोड़ा सा तीसरा देखेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। अब ये जो सेंट्रोमियर है वो एकदम एक तरफ के एंड पे आ चुका है। ठीक है, एक तरफ के एंड पे आ चुका है। समझ में आ गया, एक तरफ के एंड पे आ चुका है सेंट्रोमियर, इसे हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, जैसे कि जे शेप में आपको दिखाई देगा, जे शेप। ठीक है, अब लास्ट वाला बात कि ये जो सेंट्रोमियर है वो एकदम टिप पे आ गया है। कहाँ पे, टिप पे आ गया है, जिसमें कि आपको एक ही आर्म दिखाई देगा, जिससे हम टेलोसेंट्रिक बोलेंगे, और ये आई शेप का होता है। कैसा, आई शेप। तो ये ऑन द बेसिस पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेस पे क्रोमोसोम्स के 4 टाइप्स होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। समझ में आ गया इतना। तो ये हो गया क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, कुछ 2-3 पॉइंट्स है वो लिखवा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कुछ एक डायग्राम देखेंगे हम। इसमें मैंने आपको बताया कि जो 2 मीटर का डीएनए होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कितने, 46 क्रोमोसोम। आप वो पॉइंट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि इन 2 मीटर ऑफ डीएनए प्रेजेंट 46 क्रोमोसोम इन वन सेल। ठीक है, एक सेल में 2 मीटर के लेंथ ऑफ डीएनए में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन द 2 मीटर ऑफ डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट एक और डायग्राम देखते हैं हम।
ठीक है। इसके अंदर होगा आपका डीएनए, ये क्रोमोसोम है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए। डीएनए कैसा होगा, लीनियर होगा और डबल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स है। आइए, आपको पता है ये है सेंट्रोमियर, ठीक है, ये है क्रोमेटिड्स या फिर आम बोल सकते हो आप। हम डायरेक्टली क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम्स लिखो आप। ये है सेंट्रोमियर, जिसे हमने प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोला था। क्या बोला था, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब ये जो डीएनए, ये क्या है, डीएनए, ठीक है। अब ये हो गया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस। क्या हो गया, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के जगह पे, इसी जगह पे जितने कंडेंस ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं वो कलेक्टिवली क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोलस। तो हम लिख सकते हैं कलेक्टेड टू फॉर्म न्यूक्लियोलस, राइट। और इसी को NOR यानी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी बोलते हैं। यानी जो न्यूक्लियोलस हमने देखा इन द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियोलस ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस पे मिलता है, ठीक है। ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है जहाँ पे डीएनए कंडेंस हुआ है, उसी जगह को हमने न्यूक्लियोलस बोला है। और इसी न्यूक्लियोलस में आपको पता है 20S आरएनए, 5' आरएनए और 18S आरएनए, इसका फॉर्मेशन होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर 5S आरएनए कहाँ पे बनता है। तो 5S आरएनए ये जो डीएनए का ये जगह छोड़ के, यानी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का जो जगह है डीएनए का, उसको छोड़ के जो अदर पार्ट ऑफ डीएनए है, यानी ये जो अदर पार्ट ऑफ क्रोमेटिन है, इसी से क्या बनते हैं, 5S आरएनए। क्या बनते हैं, 5S आरएनए। समझा। तो हम लिख सकते हैं कि 5S राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म्ड अदर देन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस। यानी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस को छोड़ दे तो जो डीएनए का ये क्रोमेटिन पार्ट है, उसी क्रोमेटिन पार्ट से क्या बनता है, FS आरएनए, यानी 5S आरएनए, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोलस है वो इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस में जो डीएनए कंडेंस हुए हैं वही फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो इसी न्यूक्लियोलस में 28, 5.8 और 80S आरएनए का फॉर्मेशन भी होता है। इसी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम्स है, इसके ऊपर आप देखोगे तो ऐसे टेलोमियर होते हैं। क्या होते हैं, टेलोमियर, जिसे हम बोलते हैं। ये भी एक डीएनए का ही पार्ट होता है, इसमें भी डीएनए ही होते हैं। यहाँ पे भी आपको प्रेजेंट होगा टेलोमियर, डीएनए का ही पार्ट है। तो ये जो टेलोमियर है ये क्या करते हैं, ये इस अंदर जो क्रोमोसोम्स है, ये जो क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स और इसके अंदर जो डीएनए है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन, टेलोमियर, ठीक है। लेकिन जैसे ही एज होता है, यानी कोई एडल्ट वो ओल्ड एज में पहुंच जाता है, तो उस ओल्ड एज में ये टेलोमियर डिग्रेड होने लगता है, यानी वो घसने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। समझे। तो इन ओल्ड एज दे आर द डिग्रेड, ठीक है, वो कम होने लगता है। और उसका फंक्शन क्या है, दे प्रोटेक्ट्स क्रोमोसोम या फिर डीएनए, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से बियॉन्ड वाला ये जो पार्ट्स है, इसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। ये एक टाइप का सैटेलाइट, क्या है, सैटेलाइट, ठीक है। ये सैटेलाइट हो गया प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। न्यूक्लियोलस, जहाँ पे ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है उसी को न्यूक्लियोलस बोला हमने, वही न्यूक्लियोलस फॉर्म होता है। यहाँ पे ये आरएनए और ये जो 5S आरएनए वो अदर पार्ट ऑफ क्रोमेटिन से मिलता है, ठीक है। टेलोमियर के बारे में लिख लो, प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट टू क्रोमोसोम या फिर डीएनए। दे आर डिग्रेड ड्यूरिंग ओल्ड एज, राइट। ओल्ड एज में ये डिग्रेड होने लगता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट्स क्या है कि यहाँ पर कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस में, लिखोगे 13, 14, 15, 21, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम
प्रेजेंट, ठीक है। और टोटल कितने हो गए? 10 क्रोमोसोम। पेयर बोला 5 का पेयर, एक पेयर मतलब 2, तो 5 है तो 10, ठीक है। ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शंस में। और ये कैसे होते हैं? नॉन स्टेनिंग डाई, नॉन स्टेनिंग, ठीक है। ये नॉन स्टेनिंग होते हैं, मतलब अगर आपने कोई भी डाई डाला तो ये डाई को एक्सेप्ट नहीं करते, डाई को नहीं लेते, डाई की तरफ से स्टेन नहीं होते, ठीक है। और मैंने ये पॉइंट लिखवा दिया प्रोकैरियोटिक का, ठीक है। वहाँ पे डीएनए आरएनए वो सब साइटोप्लाज्म में होगा। नेक्स्ट है टेलोमेयर का, मैंने बता दिया। कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स है जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में ही पाए जाते हैं, और ये सब न्यूक्लियोलस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोलस में फॉर्म होता है। और 5s आरएनए ये अदर पार्ट ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, अदर पार्ट ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, अदर पार्ट ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ क्रोमैटिन यानी डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या है? द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम्स का ही पार्ट है, द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बियॉन्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस के बियॉन्ड पाया जाता है। द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट बियॉन्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, ठीक है। सैटेलाइट, न्यूक्लियोलस, सेंट्रोमियर, 5s ये क्रोमेटिन पार्ट से मिलेगा डीएनए के, टेलोमियर जो कि इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये रहा आपका क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हमने पढ़ा, क्रोमेटिड्स पढ़ा, छोटा आर्म बड़ा आर्म देखा, ठीक है। 2 मीटर ऑफ लेंथ डीएनए में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में दिखेंगे जो कि नॉन स्टेंडिंग होते हैं, मतलब किसी भी डाई को वो स्टेंड नहीं करते। नेक्स्ट आपको 5s आरएनए दिखेगा, अदर पार्ट ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि बाकी राइबोसोमल आरएनए वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में बनता हुआ दिखाई देगा। 4 टाइप्स देखा हमने, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक, ठीक है। तो ये रहा आज तक का हमारा एक, हमने न्यूक्लियोलस देखा और क्रोमोसोम्स को कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर हम चालू करेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपको कुछ भी डाउट रहा आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए @Dr. Biotex। और मेरे अभी लेक्चर वीडियो आपको डेली मिलेंगे आपको, लेकिन बस मेरे साथ मिलकर रहकर मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलो बाय।